हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपका क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी आपका बुक चेंज हुआ है, मैं आपको न्यू पैटर्न से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपका बुक जब चेंज हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका थोड़ा बहुत सिलेबस में भी आपके चेंजेस आएंगे। तो यही है आपका चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि पृथ्वी पर किस प्रकार के बदलाव होते हैं। बदलाव इन सेंस कि मतलब कि अपरदन क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, बाढ़ कैसे आता है, रेत के टीले कैसे बन जाते हैं, जो प्लेट्स हैं वो कैसे मतलब अपने अपने प्लेसेस पे हिल जाती हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों से में विभाजित है। जो आपका स्थल है मतलब आपका जिस जमीन पे आप रहते हैं, उस जमीन के अगर अंदर देखा जाए तो बहुत परत होती है, बहुत ही प्लेटें होती हैं। तो उन प्लेटों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो काम करती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे मतलब आपका मैग्मा आता है, कैसे आपका ज्वालामुखी आता है। सब कुछ आपको आज की क्लास से पढ़ाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसे अंडरलाइन करते हुए चलूंगी, ठीक है। तो देखिए, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? जो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, तो उससे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। जो प्लेट्स है, ठीक है, जो अगर सपोज कीजिए ये आपका जमीन है जहां आप रहते हैं, ठीक है, इसके बहुत नीचे बहुत सारे परत होते हैं, ठीक है, जो भी प्लेट्स होती हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ये हमेशा घूमती रहती हैं और इतनी धीमी गति से घूमती हैं कि आप सपोज कीजिए कि प्रत्येक वर्ष, अगर एक वर्ष में ये कुछ मिलीलीटर ही मतलब आपकी हिली हुई होती हैं, तो इतना धीरे ये हिलती हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण ऐसा होता है। जब पृथ्वी के अंदर आपका मैग्मा होता है, वो आपका हीट होता रहता है, वो पिघला हुआ होता है, उसके वजह से आपका ये जो प्लेट्स है ये आपका हिलता रहता है। हाँ, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वित्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि एक की क्रियाकलाप में दिखाया गया है, ठीक है। ये एक टाइप का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है, ये यहाँ पे एक टैबलेट डाल दिया गया है, यहाँ पे हीट हो रहा है और जैसे जैसे ये हीट आपका यहाँ तक पहुँचेगा ये आपका ऊपर आएगा। तो ये टाइप का एग्जांपल देके आपको समझाया हुआ है कि ये जो बीकर है ये एक प्रकार का स्थल मंडल है, ठीक है। ये जो ऊपर ही परत है ये स्थल मंडल है और ये स्थल मंडल के नीचे का पार्ट से जो कि ये मैग्मा से ये हीट होता रहता है। तो ये चीज़ है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है कि उनके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें है कि पृथ्वी के जो अंदर जो सतह होती है, ठीक है, वो किस गति के कारण होती है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को हम लोग बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स और बहिर्जनित बल को कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स ये क्या है? पृथ्वी की आपकी गतियां हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। अंतर्जनित, आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अंतर्जनित पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर होने वाले दबाव को इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं या अंतर्जनित बल कहते हैं। इसमें क्या क्या आपका आता है? आपका आता है भूमि उत्थान, भूकंप, ज्वालामुखी। मतलब इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का जो सतह है उसके अंदर जो भी हलचलें होती हैं, ठीक है, उसके हलचल होने के वजह से जो भी जाता है, हाँ, तो वो आपका अंतर्जनित बल का एक पार्ट है, ठीक है। इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। और बहिर्जनिक बल का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, अपरदन और निक्षेपण। इसमें क्या क्या होता है? जो आपका बाहर के चीज़ों से होता है, मतलब समुद्री तरंग जो कि दिखाई पड़ता है, बहता जल, नदी, हिमनद, बाढ़, ये सब आपके आते हैं, हाँ, एक्सोजेनिक फोर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए, अगर सपोज कीजिए ये है सतह, इसके ऊपर आपका मतलब महासागर है, ठीक है, सब है, उसके अंदर के जो मतलब कि आपका जो सतह है उसको कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। अब देखिए, अब ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी कैसे आता है। ज्वालामुखी क्या होता है? ये देखिए, एक
जो छिद्र होता है, एक खुला छिद्र होता है, उसी से ज्वालामुखी आपका बाहर आता है। इसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल जाते हैं। जो ज़मीन के अंदर जो आपका मैग्मा है, जब वो मेंटल से मतलब जब वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है, तो ये जो मेंटल है इसमें आपकी गैपिंग आती है, आपके परपटी में भी आपकी गैपिंग आती है और ये अचानक से बाहर निकल आता है। तो ये आपका गैस और राख के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो ये आपको आता है ज्वालामुखी। अब देखिए इंडो मतलब होता है अंत और एक्सो मतलब होता है बाहर, मतलब बाहरी। अब देखिए जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो इंडो का उत्पत्ति हुआ है एंडोजेनिक से और एक्सोजेनिक को कहते हैं एक्सोजेनिक। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, देखिए जो आपका पृथ्वी का जो परत है, भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी का जो परत है उसके 7 बड़ी प्लेटें होती हैं। ठीक है, 7 बड़ी प्लेटों में वो बटा होता है। क्या पृथ्वी पृथ्वी के आंतरिक एवं अनेक छोटी प्लेटों के ऊपर धीमी गति से लगातार गतिशील होती है। तब उसके बाद क्या होता है कि जमीन पर आने वाले जो झटके होते हैं उसको भूकंप के रूप में महसूस आदमी कर सकता है, तो उसी को कहते हैं आपके भूकंप। हाँ, यही आपको भूकंप में पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपके सामने। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन टॉपिक जो कि आपको समझाने के लिए, अगर आप सिर्फ बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं हर एक चीज़ को समझाते हुए चल रही हूँ। ठीक है, देखिए एक भूकंप की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। हाँ, और कैसे भूकंप आता है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। अब देखिए भूकंपी तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंग, हाँ, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है कि जो आपका गुजरात में भूकंप आया था भुज में। ठीक है, तो वो चीज़ हाँ कैसे आया था। देखिए भूकंप की भविष्यवाणी जो है वो संभव नहीं है। मतलब भूकंप कब आ जाए, इससे कुछ मालूम नहीं पड़ता। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं, भूकंप का जो मापन होता है एक मतलब यंत्र से होता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसका जो स्पीड है अगर 2.0 और उससे कम होता है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन अगर 5.0 से ऊपर होता है तो वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है। मतलब अगर भूकंप आपका 2.0 से कम है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर 5.0 से अधिक है तो आपकी मतलब क्षति होगी। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे देखिए आपका भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में, हाँ, रिक्टर स्केल में 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप, भीषण भूकंप था। मतलब 6.9 मतलब आप सोच भी सकते हैं कि 5.0 से कितना अधिक है। शहर में आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल का घोषणा कर दिया गया था। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील हो गई थी और भुज में पूरी तबाही हो गई थी। मतलब फोन लाइनें, जल पाइप, विद्युत स्टेशन सेवा, मतलब सभी कुछ अवरोधित हुए थे। मतलब इतना ज़्यादा हुआ था। और स्कूल की जो इमारतें थी वो गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। तो इतना उस समय हुआ था। ये एक वस्तु स्थिति अध्ययन है भूकंप के बारे में कि अगर इस तीव्रता से भूकंप आता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। ठीक है, तो यही है, एक अखबार का कटिंग था जो कि आपका यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। भूकंप के से बचाव की तैयारी। जब भूकंप आने की आशंका हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में या इनसे दूर हो जाएं। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियां, शीशा, तस्वीर या फ्रेम से। ठीक है, पहले से तैयारी कर लें। अपने फ्रेंड्स या परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना करने के लिए विश्वास से करें। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जल प्रपात होते हैं। उसमें सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जल प्रपात था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जल प्रपात आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में आया था। कहाँ पे, वेनेजुएला में। अन्य जल प्रपात जो है वो उत्तरी अमेरिका में, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा
जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। मतलब कि ये सब जो है आपका कहाँ कहाँ आपका फेमस और सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये आपका यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। मुख्य स्थलाकृति में आपको क्या पढ़ना है कि अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी के सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भू दृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन को इंग्लिश में बोलते हैं इरोशंस। ठीक है, इरोशंस मीन्स क्या होता है कि वह प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जहाँ चट्टानों का विखंडन होता है, मतलब चट्टान टूटती है, हाँ, और परिमाण स्वरूप निकले ढीले पदार्थ का जो जल होता है, पवन, हिम इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। मतलब कि जो जल के रूप में आपका बाहर आता है चट्टानों को तोड़ के, उसे कहते हैं erosions is the action of the surface process that removes soil, rock or dissolved material from one location on the earth crust, then transport it to another locations when it is deposit। तो जहाँ उसे डिपॉजिट होना होता है वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ये चीज़ है, देखिए यही आपका, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बाढ़ का मैदान है, यहाँ पे तापशील है, विसर्प है, तटबंध है, ये और ये बाढ़ का मैदान है। तो ये क्या क्या स्थिति होती है इसको हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वितरिका क्या होता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो फोर्स है वो धीमा हो जाता है और जो नदी है वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। मतलब कि जब नदी बहते हुए आती है उसकी जो जब समुद्र तक पहुंचती है तो उसकी जो गति है वो बहुत ही धीमे हो जाती है और वो अनेक भागों में बढ़ जाती है। मतलब कहीं इधर चल जाती है, कहीं इधर चल जाती है, वो अनेक भागों में बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं वितरिका। हाँ, ये देखिए हो गया आपका मुख्य नदी और ये आपका देखिए कई पार्ट्स में आपके बट गए और तब आपके समुद्र तक पहुँचे हैं, तो इसको कहते हैं आपका डेल्टा। ये आपका होता है डेल्टा। डेल्टा कैसे होता है कि इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तब आपका डेल्टा बनता है। समुद्री तरंग के कार्य, जो आपका जो फोर्स आता है, ठीक है, जो आपका लहर आता है वो कैसे आता है। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराती है और इससे दरार विकसित होता है। मतलब जो पानी होता है ना, पानी से भी आप देखेंगे तो चोट लगेगा। कभी आप ये चीज़ ट्राई कीजिएगा कि अगर आप पानी के फोर्स से अगर आप नहा रहे हो तो आपके शरीर पे आपको चोट समझ में आएगी। तो जब पानी का जो लहर होता है जब चट्टानों से टकराता है तो उसमें भी दरारें हो जाती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। और जो दरार होकर जो चट्टान फट जाती हैं वो आपको समुद्री गुफा कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। और इन गुफा के बड़े होने जाने पर, हाँ, इनमें केवल छत ही बचती है, उसे तटीय मेहराब कहते हैं। जब मतलब पानी का फोर्स आते कुछ नहीं बचता है, सिर्फ आपका ऊपर का हिस्सा बचता है, बाकी ये सब पूरा खाली हो जाता है, तो उसे कहते हैं तटीय मेहराब। लगातार अब अपर्दन जो है, ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए लगातार अपर्दन जो है वो छत को भी तोड़ देता है। ठीक है, अपर्दन जो है वो बार बार होता है तो वो छत को भी तोड़ सकता है, इतना उसमें मतलब कि पावर है, इतना उसका फोर्स रहता है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं और समुद्री जल के ऊपर जो लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए, हाँ, ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंग कहते हैं और समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब देखिए हिम नद के कार्य। हिम नद कैसे होता है। हिम नद और हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं और हिम हमारे नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित करता है और गुलाशी मिट्टी जो है वो पत्थर के भूदृश्य को अपर्दन करती है। हिम नदी क्या होता है कि गहरे गतों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गतों में जल भर जाता है जहां वे सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपका होता है हिम नदी का निर्माण। ठीक है, अब देखिए पवन के कार्य।
पवन कैसे, मतलब जो आपका जो बालू के जो टिम्बे जो बन जाते हैं वो कैसे बन जाते हैं। जो आपका रेगिस्तान वगैरह में जो हवा चलता है, ठीक है, उसको ना पवन कहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण क्या है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं और उसे छत्रक शैल कहते हैं, ठीक है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है और इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो वह एक रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, तो उसे बालू टिम्बा कहते हैं। तो बालू टिम्बा क्या होता है कि जब हवा चलती है तो यहाँ का सपोज कि यहाँ का बालू उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, आते आते आते, और जब हवा रुकती है तो इसी जगह बालू जो इकट्ठा हो जाते हैं उसे बालू टिम्बा कहते हैं, ठीक है। तो आज आपका यही है आपके आज के चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।